नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रजिया के किस तरह वो शासिका बनती, किस तरह उनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता, इसके विषय में हमने जिक्र किया था। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो चीज़ें कैसे क्या घटित होती हैं इसके विषय में हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी राज्यारोहण का विरोध किया। उनके वजीर ने भी उनके राज्यारोहण का विरोध किया और उसके विरुद्ध अमीरों के विद्रोह का समर्थन किया। यहाँ तक कि रजिया पे उनके चरित्र पे भी प्रश्न उठाया गया। उनके चारित्रिक दोष को दिखाया गया कि वो याकूत नामक अबिसिनियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान हैं और उन पर प्रश्न उठाया गया कि वो याकूत नामक एक शख्स पे कुछ अत्यधिक मेहरबान है, उसके प्रति कुछ अत्यधिक कृपालु हैं। और इस क्रम में लाहौर और सरहिंद में भी विद्रोह भड़क उठा। तो रजिया ने स्वयं की सेना के साथ मिलकर उन्होंने स्वयं ही सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण किया। और जब वो सरहिंद की ओर बढ़ रही थी, उसी समय उनके खेमे में विद्रोह भड़क उठा। याकूत खां की हत्या कर दी गई और रजिया को तबरहिंद यानी भटिंडा में बंदी बना लिया गया। परंतु रजिया ने जो उनको बंदी बनाया गया, तो उसके सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में किया और उससे विवाह भी कर लिया। और फिर वो विवाह करने के पश्चात दिल्ली को विजय करने का उन्होंने एक प्रयत्न किया, एक असफल प्रयत्न किया। वो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन वो पराजित हुई। और जब वो भटिंडा की ओर वापस पुनः लौट रही थी, तो कैथल यानी हरियाणा नामक स्थान पर 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार भारत की प्रथम और मुस्लिम शासिका की हत्या हो जाती है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया अपने को साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अपनी बहादुरी अपनी वीरता को दर्शाया, लेकिन अंत में उनको मृत्यु ही प्राप्त हुई। और उसके उपरांत रजिया के पश्चात 1240 में बहराम शाह सुल्तान बनता है, जो बहुत ही कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रहता है। और वो एक नाम मात्र का सुल्तान था, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था, वास्तविक शक्ति का जो संचालन है वो 40 गुलामों का दल तुर्क चहलगानी के हाथों में होता है और वही शासन को नियंत्रित करते हैं। चूँकि वो अपनी शासक और शासन पर पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नया विचार दिमाग लगाया कि उन्होंने नायब ममालिकात संरक्षक का पद बनाया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। और यही सारे कर्ता धर्ता होते थे। तो उस पर एतगिन को बहाल किया। चूँकि वो बहुत उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी एतगिन की, तो बहराम ने उसकी हत्या करवा दी। हत्या करने के उपरांत उसके बाद इस पद पर बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायब का अधिकार प्राप्त किया। तो उसने बहराम की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि क्यों ना हम शासक की ही हत्या कर देते हैं, लेकिन वो खुद ही एक षड्यंत्र में मारा गया। उसके उपरांत इस बात से तुर्क अमीर भयभीत हो उठे, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण पद पे जा रहा है, या तो स्वयं मारा जा रहा है या उसकी हत्या हो जा रही है। तो फिर उन लोगों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना सुल्तान को ही पदच्युत कर दिया जाए, जिससे कि दूसरा सुल्तान आएगा और हम लोग उस पर उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो 1241 में जब लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया, तो 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई और इस प्रकार बहराम शाह का भी शासन समाप्त हो गया। बहराम शाह की मृत्यु हो गई। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मशहूर शाह, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र और इल्तुतमिश का पौत्र था, ये भी एक दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। ये खाली नाम मात्र का शासक था। और इसके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब व अबू बकर को वजीर बनाया गया। और बलबन, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका जिक्र भी आ रहा है और आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और कैसे क्या होंगे इसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे कि किस प्रकार सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो हाँसी का एकता प्रदान किया गया और वास्तविक सत्ता जो वजीर थे मुहाजिबुद्दीन के हाथों में थी, जो तजाकिस्तान के गैर तुर्क था। अब इनमें धीरे धीरे करते करते ही बलबन प्रमुख व्यक्ति हो गया। और बलबन ने क्या किया कि षड्यंत्र करके मसूद शाह को गद्दी पे हटा दिया, गद्दी से हटाकर उनको कैद कर दिया और जहां उनकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत अंतिम शमशी वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद सत्ता प्राप्त होती है। और इसके उपरांत देखेंगे कि शमशी वंश समाप्त होता है और बलबनी वंश प्रारंभ होता है। लेकिन इनके विषय में पढ़ते हैं। 10 जून 1246 में युवा नसीरुद्दीन महमूद शमशी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर
आसीन हुआ और उसने तुर्क अमीरों को शक्ति का अनुमान लगाकर, क्योंकि जानता था कि हम शासन स्वयं करना मुश्किल होगा, इसलिए वो संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना और नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। और नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति सब कुछ बलबन के ही हाथों में थी, बलबन ही सारे करता धरता थे। और 1249 में उसने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ममालिकात का पद दिया। और 1266 में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो जाती है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी इनसे कराया था और वो शमशी वंश का ये अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए ये इसका अगला शासक जो बना वो गयासुद्दीन बलबन बनता है। बलबन के विषय में हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुलाम वंश के शासक हैं और इन्होंने बहुत चीज़ें किया हैं, बहुत ही ये मतलब सबसे महत्वपूर्ण है हर परीक्षा और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इनके विषय में हम जिक्र करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो मैं आगे बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी वीडियो बनाती रहूँगी। तो मेरा अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।